जगबानी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के इस हमले में जम्मू कश्मीर के 2 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। हालांकि भारतीय सेना ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। पुंछ में भी स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया गया, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने डिगवार, मालती और दल्लन क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपने राज्य में बिना आज्ञा के दाखिल होने की परमिशन नहीं देगी। पंजाब समेत 8 राज्यों द्वारा सीबीआई को बिना आज्ञा दाखिल होने की परमिशन वापस लेने की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी का अधिक से अधिक प्रयोग राजनीति करने के लिए किया जा रहा है और सीबीआई के द्वारा निष्पक्ष जांच यकीनी नहीं बनाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के राजसी क्षेत्र में महत्वहीन गिनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का राज्य में सभी 117 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए स्वागत है, परंतु यह पार्टी बिना किसी गठजोड़ हिस्सेदार के एक भी सीट नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि वास्तव में कांग्रेस को पंजाब में कोई चुनौती नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आज दिल्ली में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे कोविड मामलों से निपटने में हर संभव सहायता देने की पेशकश की गई और मुख्यमंत्री ने राज्य में महामारी की रोकथाम में बेमिसाल काम कर रहे पंजाब के कोविड योद्धाओं की दिल से सराहना की। उन्होंने भरोसा दिया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ तैयारी के खातिर स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है। पंजाब में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाने का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सख्त लड़ाई लड़ रही है और जरूरत पड़ने पर हम हर सहायता के लिए तत्पर हैं। मैं ये पहले कह चुका हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री मारुदुर गोपालन रामचंद्रन और जयललिता को श्रद्धांजलि दी। शनिवार की शाम वे लीला पैलेस से निकलकर सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। अपने दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार को गृह मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कल तमिलनाडु में रहूंगा, वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करूंगा। वहीं अमित शाह सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है। बिहार फतह करने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर है। दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। अमित शाह पार्टी के राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए चेन्नई पहुंचे हैं। बीजेपी की वेल यात्रा को मजबूत करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में रेल सेवाएं रोकने के मामले पर बनी जटिल स्थिति को खत्म करने में सफलता हासिल की। जब किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री की विनती पर सोमवार से रेल रोको आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ 2 महीनों के बाद राज्य में यात्री और मालगाड़ियां दोनों फिर से चलाने के लिए रास्ता साफ हो चुका है। ऐलान के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को राज्य में सभी रेल सेवाएं बहाल करने और कृषि कानूनों संबंधी पैदा हुए संकट को हल करने के लिए किसान नुमाइंदों के साथ आगे बातचीत करने की अपील की। वहीं ड्रग्स मामले में एनसीबी लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने कॉमेडियन भारती को गिरफ्तार कर लिया। उनके हस्बैंड हर्ष से पूछताछ चल रही है। हर्ष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हर्ष की भी गिरफ्तारी हो सकती है। भारती को आज रात एनसीबी ऑफिस में रखा जाएगा और कल अदालत में पेश किया जाएगा।
आपको बता दें कि शनिवार को एनसीबी ने मुंबई में 3 जगह पर छापेमारी की थी। भारती और उनके हस्बैंड हर्ष के घर पर छापेमारी हुई, जिसके बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने समन किया। अब भारती को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब तक ड्रग्स कनेक्शन में कई सेलेब्स के नाम सामने आ चुके हैं। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर ग्रेबियला के भाई को भी गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने का शुक्रवार को समर्थन किया और उन्होंने दावा किया कि यह विषय देश के राज्यों में परेशानी का सबब बन गया है। भाजपा नेता ने नीतीश कुमार सरकार से अनुरोध किया कि वह यह समझे कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का सांप्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक समरसता के विषय है। गिरिराज सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों में समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया। केरल जहां कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां क्रिश्चियन का जो संगठन है उसने कहा है कि लव जिहाद एक विषम रोग हो चुका है। उन्होंने संख्या भी दिया है, वहाँ गैर मुसलमानों की बेटियों के साथ केरल ही नहीं, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ लव जिहाद का प्रकोप न हो। और इसके पीछे में उनके कट्टरवादी संगठन का ये हाथ होता है, जो जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं, जो गैर मुस्लिम बेटियों को कभी हाथ में कबील बांध करके कलेवा बांध लिया और लोगों को धोखा दिया। कोरोना वायरस महामारी के साय में विश्व के प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 देशों की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू हो गई। सऊदी अरब के किंग महामहिम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना रखी गई। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से हो रही है। यह बैठक सऊदी अरब की अगुवाई में हो रही है। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के केंद्र में कोविड-19 से समावेशी, लचीले और स्थायी रिकवरी होगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नेता महामारी को लेकर तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करेंगे। एक समावेशी, टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेता अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर ने गुजरात को एक बार फिर से अपनी चपेट में लेना शुरू कर लिया है। खासतौर पर अहमदाबाद की हालत ज्यादा खराब है और इसी के चलते यहां शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के पहले दिन पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिरों में ताले लग गए हैं। सड़कों पर नामात्र की आवाजाही नजर आई। कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार शहर में भारी वाहनों, बस, ट्रक की एंट्री पर बैन नजर आया और बाहर से आने वाली बसों को बाईपास पर ही रोका गया। यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के निजी वाहनों पर रोक नहीं है। हालांकि इन्हें गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा। टोटल 150 बसें डेवलप की गई है और यहाँ जो आप देख रहे हैं अभी जो कानपुर टर्मिनस यहाँ पर ये देश में दोबारा कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना से बचाव के 2 ही रास्ते होने की बात कही है। आज मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कड़े शब्दों में कहा कि फिलहाल लॉकडाउन या फिर सख्ती ही ऐसे रास्ते हैं जिनसे कोरोना पर लगाम कसी जा सकती है।
और फिलहाल वो लॉकडाउन के नहीं बल्कि सख्ती के मूड में है। ऐसे में विज ने हरियाणा के सभी एसपी को कोरोना के नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं विज हरियाणा में बिना मास्क का चालान 2000 करने के भी पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का चालान काफी है। मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सभी एसपीज को मैंने अभी वायरलेस मैसेज किया कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं सारे हरियाणा में, यानी सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, मास्क लगवाएं, जगह जगह पर नाके लगाएं और जो मास्क नहीं डालता है उनका जो 500 रुपये का हमने चालान रखा हुआ है उनका चालान करें, क्योंकि दो ही रास्ते बचे हैं। एक है लॉकडाउन कि हम लॉकडाउन करें और दूसरा है हम सख्ती करें। मैं दूसरे रास्ते का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सख्ती की जाए। मैं इस मूड में हूँ कि सख्ती की जाए ताकि लोग कोरोना से बच सकें, और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को इसके। राजधानी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही सामने आई। चौक के कोनेश्वर चौराहे पर स्थित बैंक के लॉकर में जमा करोड़ों रुपए का सोना चोरी हो गया है और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए वेस्ट लखनऊ डीसीपी पीके तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मिस्टर जो वादी हैं अमित कुमार, उनका फैमिली लॉकर है जिसमें और लोग भी परिवार के शामिल हैं, ज्वाइंट है। इसमें इनका लॉकर जब ये ऑपरेट करने गए तो जो कैशियर के पास एक चाबी होती है वो लगाते हैं, उसके बाद जो कस्टमर है वो लगाता है, तब लॉकर खुलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंक ने जब अपनी चाबी लगाई उसी के साथ जब निकाली चाबी तो लॉकर खुला मिला। लॉकर की जो मशीन वो भी वहीं लॉक में रखी हुई थी। उसके बाद इन्होंने बैंक में कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इनको। इन्होंने थाने चौक में आकर के मुकदमा लिखाया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई इसमें की गई है। बाकी इसमें विवेचना चल रही है। जल्दी। वहीं नगरोटा में आतंकियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भारत ने पाकिस्तानी राजदूत को समन किया है और इस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऑर्डिनेंस पारित कर रही है जो धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके खिलाफ। अभी हाल में देखा गया कि बहुत सारी बच्चियां मुसलमान लड़कों से शादी करके अपना धर्म परिवर्तन कर रही थी, तभी उनकी शादी हो रही थी। तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश लाया कि अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो वो वैध नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। पूजा उर्फ जोया का केस भी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये ऑर्डिनेंस ला रही है। हालांकि हमारे देश का संविधान जिसमें आर्टिकल 25 हर नागरिक को आज़ादी देता है कि वो अपने मनचाहा धर्म को पालन करे, उसका फैलाव करे, तो उसमें मुझे लगता है कि ये ऑर्डिनेंस जो है संविधान के खिलाफ जाएगा और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल वैलिडिटी ना दे और इसको उधर महासमुंद जिले के पिथौरा में मजदूर पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिथौरा क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीणों को भट्टा दलाल पैसों का लालच देकर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा भेज रहे हैं, जहां मजदूरों को 6 महीनों तक बंधक बनाकर कार्य कराया जाता है। वहीं दीपावली त्योहार खत्म होते ही मजदूर दलाल सक्रिय हो चुके हैं। रात के अंधेरे में मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। महासमुंद जिले में प्रशासनिक अमला भी मजदूर पलायन को रोकने के लिए काफी सक्रिय है। 20 नवंबर की मध्य रात्रि पिथौरा के थाना चौक में राजस्व अमला और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने पलायन कर रहे 96 मजदूरों को रोका और उन्हें समझाइश देकर अपने अपने घर को भेज दिया।
सूटी देख के बता। पूरा नाम बता, पूरा नाम बताओ ना। पूरा नाम बता। राजेश अग्रवाल। कहाँ के हो? पिछड़ा थे। अच्छा, कब पैसा दे रही भट्टा लेके बाद? 35,000। हैं? 35,000। कौन गांव के हो? खबर तान कहाँ पकड़ी तू मल्ला? पता नहीं, रात में वो किलो का सेट पकड़ा। तू ने पकड़ा हो? का नाम है तुना? अले तुना? कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई ने एक बार फिर से उन्हें नोटिस भेजकर 23 नवंबर को पेशी की अंतिम तारीख दी। ये नोटिस 5 अक्टूबर को उनके घर पर मारे गए छापे के संबंध में है। हालांकि डीके शिवकुमार ने 23 नवंबर को पेश होने से इनकार करते हुए 25 नवंबर की तारीख मांगी है। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के नौका घाट में एक इमारत में आग लग गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यहाँ पर आके देखा एकदम टॉप फ्लोर में आग लगी हुई है। डर के चला आया, देखा अभी वही। तो क्या चीज़ का ऑफिस है? पता नहीं क्या चीज़ का, हर आदमी बोल रहा है वो पोल्ट्री फार्म का जो ऑफिस है दांगरा, वो काम होता था, उसका ऑफिस था। ये ऑफिस तो मालूम नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग शायद है, ऊपर से दिखाई दे रहा है ऐसा। और ऊपर थोड़ा सामान वो स्क्रैप वगैरह, काट, रबिश, पैकिंग, कागज, ये सब था उसमें कई तरह से आग लग गया। अभी काम कर रहे हैं, अंडर कंट्रोल है। कोई हताहत का? नहीं, कोई अभी तक कोई खबर नहीं। कितना फायर टेंडर आया? तो यहाँ पे 3 आया है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चीजें, एक कोरोना वायरस से रिकवरी प्लान, चाहे वैक्सीन का मामला हो, कंटेनमेंट का मामला हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कोरोना ने जो अर्थव्यवस्था को लहूलुहान करके खत्म करके रख दिया, उसके संदर्भ में भी मुझे ऐसा आभास है कि चर्चा होगी या होनी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के कई पीड़ित देशों में सबसे ज्यादा हमने मार खाई है, चाहे जीडीपी का मामला हो, ग्रोथ का मामला हो, अनऑर्गेनाइज्ड। वहीं हिमाचल के सिरमौर जिला चाइल्ड लाइन ने जिले में बाल विवाह के मामलों पर चिंता जताई है। चाइल्ड लाइन से जुड़े प्रतिनिधि चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के तहत नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। चाइल्ड लाइन द्वारा 14 नवंबर से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह मनाया गया और इस दौरान बढ़ते बाल अपराधों पर जागरूक किया गया। जो चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह है पूरे देश में, ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे देश में मनाया जाता है।
तो पूरे देश में लगभग 600 के आसपास जिलों में चाइल्ड लाइन चल रही है। ये भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके तहत ये परियोजना चल रही है। तो मुख्य रूप से जो चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह होता है उसका उद्देश्य ये होता है भी चाइल्ड लाइन के बारे में जो 10, 9, 8 नंबर है उसके बारे में लोगों में जागरूकता है। जितने भी स्टेक होल्डर है, जिला प्रशासन के लोग हैं, वो चाइल्ड लाइन और बच्चों के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक किया जाए, उनको उसके बारे में संवेदनशील बनाया जाए। ये मुख्य रूप से उद्देश्य है। इस केंद्र सरकार की तरफ से पास किए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष है और इसी कड़ी में किसानों की तरफ से 26 और 27 तारीख को दिल्ली की ओर जाने की तैयारी को लेकर पंजाब के जिला श्री मुक्तसर साहिब में मीटिंग की गई। इस बैठक में इलाके भर के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस दौरान किसान आगू की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੰਗਤੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੰਗਤੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਕਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली कूच से पहले आज फतेहाबाद में हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस किसान सम्मेलन में महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल हुई। दिल्ली के घेराव को लेकर इस सम्मेलन के अंदर रणनीति बनाई गई और आने वाले दिनों में आंदोलन को किस तरह से लड़ा जाएगा इस बात को लेकर चर्चा की गई। किसान फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में एकत्र हुए और सम्मेलन किया। किसानों के द्वारा इस सम्मेलन को पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन का नाम दिया गया था। सम्मेलन के बाद किसानों के द्वारा फतेहाबाद शहर में सड़क पर मार्च निकाला गया और इस सम्मेलन में किसान संगठनों के कई बड़े हरियाणा और पंजाब के नेता शामिल हुए। आज पगड़ी संभाल जट्टा स्लोगन के नाम पर ये इकट्ठ किया जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह ने 1907 में शुरू किया सी। तो आज जो सद्दा दे रहे हैं जी 25 और 26 और 27 का दिल्ली जाने का है। इसमें 22 सूबों के किसानों ने पार्टिसिपेट किया है। हिंदुस्तान के सभी, भारत के सभी 3 जो ग्रुप थे, 3 संगठन थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। आज 500 किसान जथेबंदियाँ सारे हिंदुस्तान में सभी एक जगह पर है। एक कमेटी बना ली है उन्होंने और ये 26-27 तो बोल रहे हैं, जाने की बात बोल रहे हैं, वापस आने की बात नहीं है। वापस वहीं पक्का मोर्चा चलेगा। जितनी देर मांग नहीं मानी जाएगी वहीं किसान रहेंगे। खाना साथ ले जा रहे हैं, बेसर साथ ले जा रहे हैं, पकाने का सामान साथ ले जा रहे हैं। ये 3 महीने, 6 महीने, साल जितना भी चलेगा। और बात एक तरफ आर पार की लड़ाई इसको बोलते हैं हम। आज ये पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन किसान संघर्ष समिति के झंडे नीचे हम कर रहे हैं। हमने वो नारा दिया है जो गुलाम देश में जब हमारे देशभक्तों ने दिया था, चाचा अजीत सिंह ने दिया था, पगड़ी संभालो जट्टा। आज फिर वही नीतियां देश में मोदी सरकार लेके आ रही है, जिससे किसानों को खेती तबाह हो जाएगी किसानों की। आज दोबारा इस नारे की ज़रूरत है। हमने आज यहाँ सम्मेलन किया। ये सम्मेलन दिल्ली की तैयारी के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों से हमने दिल्ली का घेराव करना है। यदि हमें प्रशासन दिल्ली की तरफ नहीं जाने देगा तो रास्तों को ब्लॉक कर लिया जाएगा। खाने पीने का राशन साथ लेके चलेंगे और बड़ी लड़ाई देश में किसान देने जा रहा है। और आप देखोगे सरसा के अंदर हमारा लगभग 50 दिनों से एक मोर्चा चल रहा है और जो राज्य सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, किसानों से बात करने को तैयार नहीं, मगर किसान इस बार लड़ेगा।
आप देखो यूरिया की किल्लत है, यहाँ काला बाजारी हो रही है यूरिया की, और मतलब खुल्लम खुला प्रशासन की मिलीभगत से काला बाजारी हो रही है। दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ जो गुल्ली डंडे की दवाई है। वहीं हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। और इस पर कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही ने कहा कि हमारे पास भी हेड ऑफिस से मैसेज आ चुका है और हमने भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को इसके बारे में बोल दिया है। कल से कोई भी स्कूल नहीं लगेगा। हालांकि बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही है, उसको लेकर अध्यापकों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि एक सुनिश्चित रणनीति को बनाकर बोर्ड वाली क्लास के लिए ऑनलाइन तैयारी कराई जाए, उसका निर्णय लेंगे। हाँ, आज ही हमें सूचना मिली है कि डायरेक्टरेट ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसमें हम मतलब आज इसी मामले मैंने बीओज की मीटिंग बुलाई है तुरंत कि 30 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। उसमें बच्चों को जैसे पहले क्लास चल रही थी ऑनलाइन, अब उसी तरह से क्लास पे हम फोकस कर रहे हैं और क्लासों के साथ साथ सभी क्लास पे तो कर रहे हैं। आज हम विशेष तौर पे बोर्ड की क्लासेस पे किस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के किस तरह स्ट्रेटजी बनाएं, इन 10 दिनों को भी हम पूरा भरपूर बच्चों तक पढ़ाई और उनका रुचि पैदा करें, इसके लिए आज बातचीत चल रही है और बीओज की मीटिंग बुलाई है। हिमाचल के धर्मशाला बोर्ड द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष वालों की परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस कारण लगभग 1000 प्रशिक्षु समस्या में हैं। प्रदेश के सभी संस्थानों के हॉस्टल में दूसरे जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों से लगभग 800 से 1200 छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते हॉस्टल में रहने वाले सभी प्रशिक्षु अपने घरों में हैं, लेकिन अब 23 नवंबर से डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा आरंभ की जा रही है और वहीं दूसरी ओर सरकारी आदेशों के मुताबिक हॉस्टल को बंद रखा जाएगा। ऐसे में परीक्षा के समय वो कहां रहेंगे, ये समस्या छात्रों के साथ साथ अब प्रशासन की भी है। और ऐसे में सभी छात्रों की मांग है कि वर्तमान की इस समस्या को देखते हुए स्कूलों और कॉलेज की तर्ज पर उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। हमारी यही मांग है कि जो हमारे 23 तारीख को पेपर होने वाले हैं, या तो हमें प्रमोटेड पास किया जाए या हमारे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन किए जाए। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे आएंगे आ रहे हैं। जैसे कई को हॉस्टल रहने की प्रॉब्लम हो रही है, कई को रूम्स में रहने दे रहे की, क्योंकि जो मकान मालिक है वो डर रहे हैं कि जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है और जो कोरोना के हालात में हमारे एग्ज़ाम ले रहे, ये थोड़ा गलत है। ना सरकार हमारे पर ध्यान दे रही है। अगर ये बाई चांस हमारे कोई पॉजिटिव केसेस आ गए, अगर हमें भी हो गया, हमारे घर तक बीमारी चलेगी तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना हम आर्थिक रूप से उतने सही है, ना अब इस तरह से हम जो है मानसिक रूप से भी आहत हो रहे हैं। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमारी तरफ भी देखें, जो हमारा एग्ज़ाम है या तो हमें प्रमोट करें या ऑनलाइन जो करें, जितना जल्दी ये हो सके तो। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि स्थानांतरण के काम में तेजी लाने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर को हर मुद्दे पर यू टर्न लेने वाला नेता करार दिया और कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है। वहीं राणा ने प्रदेश सरकार पर कोविड के नियमों की खुद ही अवहेलना करने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दिशा निर्देश केवल आम जनता के लिए होते हैं, ना कि भाजपा के लिए। जिसमें कोटला में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में वहाँ पर नज़र आए, मशरूफ़ आए, मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये लगातार राजनीति की भेंट चढ़ती रही है। हालांकि 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 17 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरे देश में स्वीकृत करी थी, जिसमें ये देहरा यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी स्वीकृत हुई थी। हालांकि अनुराग ठाकुर ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आया, तब तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे। परंतु
लगातार पिछले इतने वर्षों से, लगभग ये 12-13 वर्षों से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट कर आते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सतर्क हो चुका है। जहां सैंपलिंग बढ़ा दी गई है तो वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए और कोरोना को लेकर उनके सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाल बत्ती चौक पर नाका लगाया गया और करीब 150 लोगों के सैंपल लिए गए। शहर में खासकर छात्राएं और महिलाएं बिना मास्क के घूमती हुई नजर आई। कई छात्राओं को पुलिस कर्मियों के द्वारा मास्क भी दिए गए। सर, कोविड-19 की तरफ से अभियान चला रहे हैं हम। हमारी पूरी टीम आई हुई यहाँ पे। हम सैंपलिंग कर रहे हैं रोज़ाना, कम से कम 150 से 200 सैंपल ले रहे हैं रोज़, और बिना मास्क वालों के और बिना जो रखते हैं मतलब उनके सैंपल ले जा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। तो शहर के मुख्य चौराहों पर कर रहे हैं जी आप? हाँ जी सर, जैसे ये लाल बत्ती हो गया, बस स्टैंड हो गया, सब्जी मंडी हो गया, इन जगहों पर। तो आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रहेगा जी? हाँ जी सर, जारी रहेगा बिल्कुल। तो जो मास्क नहीं डाल रहे उनको लेके कर रहे हैं जी? हाँ जी सर, जो मास्क नहीं डाल रहे उनके ऊपर ही हम सैंपल ले रहे हैं उनके, और चालान भी काट। वहीं कुंभ मेले के दौरान रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों का आज नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने निरीक्षण किया और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उसको संतोषजनक बताया। तो साथ ही कोरोना महामारी के कार्यों में हो रही देरी की वजह को बताया। वहीं कुंभ मेले में एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने को लेकर जीएम आशुतोष गंगल ने कहा कि ये उस वक्त की परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि अलग से कितनी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। वहीं कुंभ मेले के मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रित हो सके। ऐसी हम सुगमता बनाए रखें कि जो हमारे यात्री हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो, साथ ही साथ भीड़ नियंत्रण में भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और ये एक एक्सीडेंट फ्री हमारी प्लानिंग हो, इसको लेके बातचीत। देखिए, क्योंकि ये तो इस बार आप जानते हैं कि सिचुएशन बदल रही है दिन प्रतिदिन, और इसमें कोविड का भी सिचुएशन अभी इस दौरान एक तरीके से प्रेवलेंट है, तो इसमें भी कोई फिक्स प्लान हमने नहीं बनाया है, और जो सर्कमस्टांसेस उस वक्त होंगे स्नान के दिवसों के आसपास, उसके तहत हम लोग इसको। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार गीत संगीत के माध्यम से ग्रामीण लोगों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। नाटक दल के संचालक नवनीत भारद्वाज ने कुल्लू के ढालपुर में लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अपील की कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को अगर जड़ से समाप्त करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान करना होगा।
अपने आप को, घर परिवार को नशे से बचाने के लिए जरूरी है कि इस मुहिम को अपने घर से आरंभ करें। अभिभावकों से अपील की गई कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और जेब खर्च देते समय इसका हिसाब शाम को जरूर जान लें। बच्चों की संगति पर नजर रखें और घर परिवार में उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नाट्यदल कुल्लू हम लोग जो हैं वो नशा मुक्त हिमाचल के तहत आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों को जो है वो नशे के बारे में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। एक तरफ तो जहां कोरोना महामारी से हम लोग वैसे ही जूझ रहे थे, वहीं धीरे धीरे जो है इस नशे ने भी हमारे कुल्लू में दोबारा से पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसकी तरफ जा रही है। चिट्टा जो एक बहुत ही सिंथेटिक नशा है और बहुत तेज़ी से जो हमारे लोकप्रिय हो रहा है हमारे नौजवानों में, हम चाह रहे हैं कि उसकी बुराइयों के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि जो है वो इस नौजवान पीढ़ी को जो है नशे से दूर करने के लिए जो है हम लोग प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जगह जगह हरियाणा के कैथल एसपी शशांक सावन ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसआई रमेश चंद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एएसआई पर एक मामले में पैसे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने का आरोप साबित हुआ। इस संबंध में पैसे मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। आरोप है कि इसके बाद एएसआई की ओर से शिकायतकर्ता और संबंधित लोगों को धमकाया जा रहा था, तो साथ ही विभागीय जांच में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जांच में आरोपी एएसआई के दोषी पाए जाने के बाद एसपी शशांक कुमार सावन ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एएसआई को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। थे जो एक केस कैंसिल करने के एवज में किसी से पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो कंप्लेंट पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुली थी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करने में बाधा आ रही थी क्योंकि वो बार बार जो है मेन जो विटनेस है उसको धमका रहा था। तो उसमें संविधान के तहत जो 311(2)(b) के तहत जो पावर दी गई है उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को रोक करके उसे तुरंत इफेक्ट से बर्खास्त कर दिया गया। तो अब क्या स्थिति रहेगी उस कर्मचारी की? अब वो ही स्टैंड्स डिसमिस्ड, ही कैन अपील एज पर दी। त्योहार खत्म होते ही अंबाला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आज एक विशेष अभियान चलाया। अंबाला कैंट के एसएचओ अपने दलबल के साथ अंबाला के बाजारों में निकले और नो पार्किंग में खड़े वाहन को उठाया और चालान काटे। उन्होंने दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को भी उठाया और दुकानदारों को सचेत किया कि आगे से वे अपनी दुकानों के आगे सामान ना लगाएं। याद रहे कि पिछले एक हफ्ते से त्योहारों के चलते बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिसको देखते हुए आज अंबाला पुलिस ने अंबाला के बाजारों में एक विशेष अभियान चलाया। देखिए, अभी त्योहारों के बाद ही हमें लगा बाज़ार में थोड़ी ट्रैफिक यातायात में थोड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए हमने ये अभियान चलाया और अब हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा, जिसके लिए कुछ जो दुकानदार अपना ज़्यादा सामान बाहर रखा हो तो उसके लिए जो डिवाइडर पे व्हीकल लगा दो उसके लिए मेरा अब ये अभियान है ये, जिससे बाज़ार में किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारा, और साथ में आपके माध्यम से हमारी दुकानदारों से, जो बाज़ार के प्रधानों से अपील भी रहेगी कि हमें हमारा सहयोग करें ताकि किसी बाजार में आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर, ये रोज चलेगा अभियान या? हाँ, देखिए हमारा ये निरंतर अभियान रहेगा जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। मास्क के भी इसमें कुछ? हाँ, हम इसमें मास्क के भी और जो हमारे ट्रैफिक का जो रॉन्ग पार्किंग के संबंधित रहेगा, उधर से हमारे कमेटी वाले हमारे साथ हैं, जो दुकानदार से संबंधित ऑफेंस हो उनके लिए वो भी काम करें साथ में। हाँ, देखिए जो आउट ऑफ रूल है उसके लिए, सबके लिए हम लोग ये अभियान चलाया हमने। और सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित नगर पालिका के 13 वार्डों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा के बाद कांग्रेस ने आज पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी। वहीं 13 वार्डों में कांग्रेस ने 6 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। दरअसल मौजूदा नाहन नगर पालिका में बीजेपी का दबदबा रहा है, जिसमें बीजेपी अभी कांग्रेस से 9-4 के आंकड़े से आगे है। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ नाहन नगर पालिका पर कब्जा करने के उद्देश्य से उतरेगी, तो साथ ही बीजेपी अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।
और इस दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष योगेश गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और सारे वार्डों में जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। आने वाले निकायों के चुनाव के लिए आज हमने जो हमारी कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी कर दी है और हमारा सबसे अपने जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको हमने चयनित किया है हर वार्ड से, उन सब से मेरी अपील है कि वो आपस में एक दूसरे के वार्ड को सहयोग देते हुए सब अपनी जीत को हासिल करें और हम सब मिलकर ये 13 के 13 वार्ड जीतेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। और मेरी सबसे अपील है कि शांतिपूर्वक अपना जो भी पब्लिसिटी या वो करना है, क्या बोलते हैं, चुनाव प्रचार करना है। और इसी बीच त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। ब्रू जनजाति का विवाद, त्रिपुरा में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। पुलिस की गोलीबारी में एक की मौत हुई है जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। त्रिपुरा सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तरी त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार आंदोलनकारियों द्वारा कथित तौर पर पथराव शुरू करने और पनीसागर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को अवरुद्ध करने के बाद यह कार्रवाई की गई। यह जगह राज्य की राजधानी अगरतला से 4 घंटे की दूरी पर उत्तर में स्थित है। तो अनिश्चितकालीन बंद या बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह पर पुलिस फायरिंग में कम से कम एक युवा की मौत की पुलिस ने पुष्टि कर दी है। कई अन्य घायल हुए हैं और पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के हसपुर देवसरा थाने के विनेका गांव में पुलिस ने 1,50,000 के इनामी पूर्व प्रमुख का यदुवंशी किले को ढाया। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में फरार चल रहे सभापति यादव के घर कुर्की की कार्रवाई की। अदालत के आदेश पर भारी पुलिस बल 3 जेसीबी के साथ पहुंचा और कार्रवाई की गई। 6/8/2020 को थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 195/20, धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 341, 188 IPC 7 CLA एक्ट, धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 22 महामारी संशोधन विधेयक का अभियुक्त गण सभापति यादव, सुभाष यादव इत्यादि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से नियमानुसार वारंट 82 प्राप्त हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुए 174A का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कल माननीय न्यायालय द्वारा 83 CRPC का आदेश प्रदान किया गया था, जिसके अनुपालन में अभियुक्त गण सभापति यादव तथा सुभाष यादव निवासी गण ग्राम विनेका थाना आसपुर देवसरा के घर पर कुर्की की कार्रवाई विवेचक अख्तर खान थाना पट्टी द्वारा संपादित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर पुलिस को नकली शराब बनाने वाले गैंग के 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। जिले की बांसी पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी शराब की दुकानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 20 पेटी नकली शराब, 6,977 नकली QR कोड, अंग्रेजी और देशी शराब के 8,000 नकली ढक्कन, एक ATM कार्ड और बोतल पैकिंग करने के उपकरण बरामद किए गए। सीओ बांसी ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी शराब की बोतलों में पानी मिलाकर नकली शराब बनाकर बेचते थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। राजस्थान में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के कोरोना प्रभावित जिलों में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के कोरोना प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कोरोना का कहर कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान में हर रोज लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना से मौतों के आंकड़े जो हैं वो भयानक रूप लेते जा रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान में अब नाइट कर्फ्यू लगाने की बात सामने आ रही है। राजस्थान में धारा 144 पहले से लागू कर दी गई है और अब नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, अहमदाबाद में 60 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है, राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब जो खबर मिल पा रही है, बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते राजस्थान में कोरोना प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 9:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी के चलते राजस्थान के कोरोना प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के मानसा में किसानों ने बैठक की, जिसमें अलग अलग जत्थेबंदियों के किसान नेता शामिल हुए। सभी ने मिलकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई। दिल्ली जाने के लिए रास्ते का चयन किया गया। राशन आदि के इंतजाम पर भी विचार विमर्श किया गया। तो साथ ही मीटिंग में हरियाणा सरकार के लिए भी रणनीति बनाई गई, ताकि हरियाणा सरकार बीच में अड़ंगा ना डाले। किसानों ने फैसला किया कि जहां कहीं भी हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं डटकर बैठेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੋਣਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10-10 15-15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ
वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पंजाब के होशियारपुर में जिला स्तरीय विशाल रैली की रणनीति बनाई गई। सभी अध्यापक इस रैली में हिस्सा लेंगे और पंजाब सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जाएगी। यह रैली 23 नवंबर को उधम सिंह पार्क में दोपहर 3 बजे होगी। जानकारी के अनुसार इस रैली में जिले के सभी अध्यापक बड़ी संख्या में भाग लेंगे, जिसमें पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਤੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ है ਉਹਨੂੰ। हिमाचल में पहाड़ी से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कुल्लू के मलाणा के धार गांव के नजदीक यह घटना घटी। दिल्ली से अपने दोस्त के साथ युवक हिमाचल में आया था। जानकारी के अनुसार कुछ युवक मलाणा घूमने आए थे और यहां मलाणा के समीप धार गांव में कैंपिंग कर रहे थे। और इस बीच जब रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था तो एक युवक यश, जो कि बाहर नेट चलाने गया, काफी देर तक वापस नहीं आया। फिर दोस्तों ने तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरे में कोई पता नहीं चल पाया। सुबह पता चला जब उसका शव देखा गया। माना जा रहा है कि पांव के फिसलने से युवक की मौत हुई है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि मलाना के धार गांव के नज़दीक कोई एक लाश मिली है, जिस बारे में जब पता किया तो वहां पता चला कि ये जो कुछ लोग हैं दिल्ली से आए थे, कुछ दोस्त थे जो वहां पे कैंपिंग कर रहे थे धार में। और कोई रात के 12:30 के नज़दीक एक लड़का जिसका नाम यश गौड़ था, जो दिल्ली का निवासी था, वो उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, तो वो बाहर इंटरनेट यूज़ करने आया और जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आया, तब उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, पर रात्रि होने के कारण ढूंढ नहीं पाए। जब सुबह लोकल्स के साथ उन्होंने ढूंढा तो जहां वो कैंपिंग कर रहे थे वहां से 150 मीटर दूरी पे वो उसकी जो है वो लाश। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान अलग अलग जगहों पर रणनीति बना रहे हैं ताकि संघर्ष को तेज किया जा सके और केंद्र सरकार को 3 नए कृषि कानून लेने पर मजबूर किया जा सके। पटियाला में भी किसानों ने रणनीति बनाई, जहां पूरे पंजाब में किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब 26 और 27 तारीख को दिल्ली की ओर जाने की तैयारी की गई। किसान नेताओं का कहना है कि जहां भी उन्हें रोका जाएगा वहीं बैठकर धरना देंगे, अपने खाने पीने का राशन साथ लेकर जाएंगे। किसान कानूनों का लगातार संघर्ष जारी है। किसानों ने अब दिल्ली कूच के लिए रणनीति भी बनाई है, तो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी है। तमाम रणनीति पर चर्चा हो चुकी है। अब किसान कानूनों का जो विरोध है वो दिल्ली में साफ तौर पर नजर आएगा। मतलब पंजाब के किसानों ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ रोकणगे। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला डॉक्टर की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। डॉक्टर की हत्या चाकू घोंपकर हुई, तो साथ ही 2 बच्चों पर भी हमला किया गया। यह पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का है। वारदात के वक्त डॉक्टर निशा और बच्चे घर में थे। गंभीर हालत में डॉक्टर निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घायल हुए दोनों बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। उधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को एनकाउंटर में दबोच लिया। उसे गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शुभम के पास से पुलिस ने बैग में लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। की तलाश की जा रही थी तो अचानक एक पर्टिकुलर निर्जन स्थान पर बाइक से जाते वक्त पुलिस की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश के संभवतः पैर पे गोली लगी है। जैसा कि मुझे टीम ने बताया है कि बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पे अभी एक बैग भी मिला है
फील्ड यूनिट को यहाँ पे तलब किया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँचेगी, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये शुभम नाम का जो व्यक्ति है, जिसने एम्बुलेंस में जाते वक्त अपना परिचय दिया है, उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है, जैसे कि थाने में जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो मृतका है उसका पंचायतनामा भर के उसका पीएम रिपोर्ट, पीएम की कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें विधि अनुसार कराई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी जैसी वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसे देखने से लगता है कि बदमाशों को पुलिस का किसी तरह का कोई डर नहीं रहा। एक ऐसा ही ताजा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी से सामने आया, जहां नगला मल्लाह में नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हालांकि मौजूदा भीड़ ने के हमलावर को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगले में किस तरह की वारदात हुई? हाँ, ये थाना क्वारसी क्षेत्र में नगलागा मल्ला में सलमान नाम के व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी मेडिकल में जाकर मृत्यु हो गई है। उसके शव का पंचायत भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल पर पब्लिक ने एक व्यक्ति शाकिर सनो बाबू खान निवासी अहमदनगर डी को भागते हुए मारपीट कर। और इसी बीच असम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये भर्ती कराए गए थे। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बेहद ही खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे गोगोई को लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ है। कांग्रेस नेता को बीते 2 नवंबर को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। गोगोई के शरीर के कई अंग जो हैं वो फेल हो चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्वास गोगोई से मिलने जीएमसीएच पहुंचे और विश्वास ने बताया कि पूर्व सीएम की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।